गुड मॉर्निंग बेटा। जहाँ तक अपने जहाँ तक अपना चैप्टर हो गया वहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकते हो। यानी अपन ने व्यवस्थापिका, संसद मंडली, कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गई। व्यवस्थापिका के दोनों सदन हो गए, राज्यसभा, लोकसभा। अब अपना जो तीसरा जो स्तंभ है, सरकार का तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बताओ। आगे करें स्टार्ट। ओम बिरला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष इस बार गठित नहीं है, इस बार है ना वो पेंडिंग ही चल रहा है उसका। इस बार की लोकसभा में अध्यक्ष तो है अपने राजस्थान से सांसद है ओम बिरला। और अभी जो उसके अगर कोई नियुक्ति होती है, कोई नई हुई है तो उसका फिर देखिए और आपको बताएंगे उसका भी। तो अध्यक्ष का ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है, कौन बताएगा? नाम बताओ बेटा। यस, वेरी गुड। इनका एक है ना पूरा चैप्टर, वो मैंने बना तो लिया लेकिन आपके पास सेंड नहीं कर पाया मैं। हो सकता है कल सेंड हो जाए। जो पूरा मंत्रिमंडल, जो अपने इसमें केंद्र सरकार का जो पूरा पार्ट आता है वो सारे नाम उसमें दिए हुए हैं। अब इसमें सरकार का तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसमें अपन देखते हैं, न्यायपालिका को पहले तो ये समझना है अपने को कि न्यायपालिका में कौन कौन आता है। तो न्यायपालिका में अगर ऊपर से देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। उसके बाद में राज्य स्तर पर क्या होता है? उच्च न्यायालय। जिला स्तर पर क्या होता है? उनको अपन बोल देते हैं जिला अदालत, जिला अदालतें। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण देश के लिए एक होगा, ये प्रत्येक राज्य के लिए एक होगा, और ये प्रत्येक जिले के लिए एक होगा। तो ये सिस्टम है। फिर इसके बाद में तहसील आती है, तहसील न्यायालय। और इसके नीचे अगर चलती है तो वो आती है ग्राम न्यायालय। ये व्यवस्था अपने चलती है कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देश के लिए एक होता है, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक होगा। फिर उसके बाद में जिला अदालत, तो प्रत्येक जिले में ये जिला अदालतें होगी, प्रत्येक तहसील में तहसील न्यायालय होगा, और उसके बाद में प्रत्येक ग्राम में ग्राम न्यायालय होगा। ये ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखलाबद्ध रूप में अपन इसको देखते हैं। तो इस प्रकार अपनी न्यायिक व्यवस्था चलती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय। अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है। पहले तो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है संसद द्वारा। संसद ये निर्धारित करती है कि अपने न्यायाधीश कितने होंगे। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक तो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? हमारे संविधान के द्वारा। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कहाँ तक क्षेत्र। अब एक चीज बताओ, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है ये बताओ। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसको कहेंगे अपन? संपूर्ण भारत। तो अपन क्या बोलेंगे इसका आंसर? संपूर्ण भारत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, बोलेंगे। संपूर्ण भारत ही हो गया ना? तो संपूर्ण, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो गया संपूर्ण भारत। न्यायाधीशों का वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को। ये सारी चीजें निर्धारित कौन करती है? संसद। 2008 में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या एक, पहले प्रारंभिक समय में कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अभी कितनी कर दी गई? एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 31 अन्य न्यायाधीश होंगे।
मुख्य न्यायाधीश सहित कितने होंगे, यानी 30 और एक 31 टोटल संख्या कर दी गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, जो पहले 1 और 7 था ना, अब उसको 1 और 30 कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि देश की जनसंख्या, देश की आबादी बढ़ी है, तो केस भी ज्यादा बढ़े, तो केस के सॉल्यूशन के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो इसलिए ये प्रारंभिक संविधान में हमारे थे। अभी वर्तमान वाले संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी 30 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई सर्वोच्च न्यायालय में, 31 कर दी गई। कब, 2008 मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की, यस बेटा, बेटा एक ही चीज है, जब अपने सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया प्रारंभिक समय में, अपन देखो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, सब संविधान बना था, तो उसमें वर्णित है कि संपूर्ण देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। उस न्यायालय में क्या होंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, मेन व्यक्ति, और 7 इसके सहयोगी होंगे जो इसका सहयोग करेंगे केसों की सुनवाई में। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य का मतलब इसके अपन बोल सकते हैं एक अध्यक्ष होगा और बाकी सदस्य होंगे, हो गया, तो ये अध्यक्ष हो गया और ये सदस्य हो गए इसके। सर्वोच्च न्यायालय का एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होंगे, तो यहाँ पर अपन अध्यक्ष और सदस्य नहीं बोल के बोलते मुख्य न्यायाधीश, और उसको क्या बोलेंगे, अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने थे, 8 थे। लेकिन 2008 के बाद में इसको बढ़ा करके संसद द्वारा इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 31। और 31 किसके द्वारा, इस एक के सहित, एक मुख्य न्यायाधीश तो 30 अन्य न्यायाधीश हो गए, तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए, 31 हो गए। अब 31 सुनवाई करते हैं। अभी अपन कई बार देखते हैं, कई बार सुनते हैं कि डबल बेंच, इसकी इस केस की सुनवाई डबल बेंच पे हो रही है। डबल बेंच का मतलब होता है 2 मुख्य न्यायाधीश उसकी सुनवाई करते हैं। अभी अपन कोर्ट में जाते हैं तो सामने एक ही न्यायाधीश बैठा होता है ना। अभी अपन जिला स्तर पर जाते हैं, तहसील स्तर पर जाते हैं, तो वहां पर जज मजिस्ट्रेट तो जो होता है एक ही होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, एक से ज्यादा, 2 व्यक्ति, कई बार ऐसे केस आ जाते हैं, तो उनके एक एक जो मजिस्ट्रेट होता है वो उसका फैसला नहीं कर पाता, तो उसमें डबल बेंच बैठती है। डबल बेंच का मतलब 2 न्यायाधीश बैठकर उसकी सुनवाई कर रहे हैं, कई बार 3 बैठते हैं, कई बार 5 भी बैठते हैं। तो इस सर्वोच्च न्यायालय में जैसे 5 न्यायाधीश बैठ करके क्या करते हैं, पूरी चीज को स्टडी करते हैं, और उसके बाद में फिर डिसीजन आपस में डिस्कस करने के बाद में वो डिसीजन देते हैं। तो डबल बेंच बोलते हैं एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली सुनवाई। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये शक्ति किसको प्राप्त है, मंत्रिपरिषद को। और मंत्रिपरिषद कितने दिन होती है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो इसके अपन ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वाधिक शक्ति किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को। लेकिन वो क्या है, अपन रिटर्न में या इसमें देखेंगे तो उसमें किसको कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करती है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल किसके नियंत्रण में होता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से क्या करता है, परामर्श लेता है। अब इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, तो उसके संबंध में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में जो वर्तमान में न्यायाधीश है वो, या उच्च न्यायालय, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, जिनसे वो इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझ, उसको राष्ट्रपति की इच्छा हो कि साहब राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से, मैं राजस्थान का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उससे हमें पूछना चाहिए कि हमें किसको नियुक्त करें। या फिर जो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, उच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, तो 30 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो इन 30 अन्य न्यायाधीशों में से किसी से भी वो संपर्क कर सकता है, किसी से भी वो परामर्श ले सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं कि लेना पड़ेगा उसको, चाहे तो वो परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिससे वो इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है, उसको लगता है कि हमें उसको उसे पूछना चाहिए, तो उसे वो पूछ सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत की जाती है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। अभी कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज होते हैं, जो पद मुक्त या कार्यभार मुक्त हो गए, तो रिटायर्ड जो जज होंगे, उन रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई गई, जैसे 5 जज है तो पांचों रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई। अभी पांचों ने क्या किया, संपूर्ण देश में जैसे 10 न्यायाधीशों के नाम इनके सामने,
तो 10 में से क्या करते हैं, ये 2 नाम इनके सामने रख देते हैं कि साहब आप या तो इसको बना दो या इसको बना दो। तो ये होती है कॉलेजियम व्यवस्था। रिटायर्ड जजों के द्वारा नामों की सिफारिश करना। रिटायर्ड जो जज होती है उनकी कमेटी के द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है, उन्हीं नामों में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है ये। तो ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह क्या करेगा, इसको ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा है ये कॉलेजियम व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। वो राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से किसी व्यक्ति को क्या करता है, उस पद पर नियुक्त करता है। एक चीज है, अब ये 5 व्यक्ति कौन से होंगे, ये 5 व्यक्ति वो होते हैं बेटा, जैसे अभी अभी अपने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अभी अपने को पता है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, इसका रिटायरमेंट होगा, 1 महीने बाद ये रिटायर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को और दूसरे 4 अन्य न्यायाधीश जो है, उन चारों व्यक्तियों यानी 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाकर इन ये क्या करती है, कुछ नामों की सिफारिश देती है। जैसे इन्होंने 4 नाम दिए, इन चारों नामों में से राष्ट्रपति क्या करता है, एक व्यक्ति को उसके इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बिठाता है, या अन्य न्यायाधीशों में कोई रिटायर हो रहा है तो उसके स्थान पर भी किसको बिठाना है, तो इस व्यवस्था के तहत ही इनका चयन किया जाता है। इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था। इन्हीं इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये तो हो गई न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट है, अभी न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि किसको अपन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यता हो। पहला वही आ गई, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, 2 या 2 से ज्यादा न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो, 5 वर्ष का अनुभव हो उसको न्यायाधीश पद पर, किसमें, उच्च न्यायालय में। अगर अपन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, कम से कम 2 राज्यों में या 2 से ज्यादा राज्यों में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। दूसरा और देख, या इसमें लगा हुआ या इसका मतलब, या दूसरी योग्यता, किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता बोलते एडवोकेट, वकील को, यानी 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, वकील रह चुका हो, या 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, तो उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर बिठाया जा सकता है। राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कौन होना चाहिए, कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति ये जानता हो कि यार ये कानून के बारे में अच्छी तरह से जानता है, कानून का ज्ञान इसको अच्छा है, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज अपन ये कहें कि यहाँ पर राष्ट्रपति की दृष्टि में हो या प्रधानमंत्री की दृष्टि में होनी चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति इनका निर्धारण करता है या प्रधानमंत्री करता है। केवल ये अपने कहीं लिखना नहीं है, ये चीज लिख नहीं सकते अपन, इसका केवल इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सारे नामों की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन वो लिखित में किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो यहाँ पर वो जो एडवोकेट जो है वो कैसा होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, वो न्यायाधीश कानून का जानकार होना चाहिए, किसकी नजर में, प्रधानमंत्री की नजर में। और प्रधानमंत्री क्या करता है, उसके नाम को आगे का, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था में क्या है, इनके सामने 5 नाम दे दिए जाते हैं, 5 नाम दे दिए, अब इन 5 में से किसी व्यक्ति को इनको क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है। तो इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो पहला हो गया, दूसरा न्यायाधीशों की योग्यता हो गई, तीसरा है कार्यपालिका और महाभियोग। कार्यपालिका, अपन जात कार्यपालिका पर भी नियंत्रण और महाभियोग भी इनके खिलाफ लगाया जाता है। साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, अधिकतम 65 वर्ष। इस अवस्था के पूर्व वो क्या कर सकता है, स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, यानी उस पद को छोड़ सकता है। या फिर सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार का अर्थ है दोष युक्त पाए जाने पर, सिद्ध यानी सिद्ध का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना, कदाचार का अर्थ दोष। तो अगर दोष युक्त अथवा असमर्थता के कारण यानी उस पद के लायक नहीं हो, संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, और इस हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे अयोग्य
या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर दे तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। संसद क्या करती है, दोनों सदन अगर पूर्ण एक तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत से इसको पारित कर दे कि साहब ये मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या है, कदाचार या आपत्तिजनक आचरण करता है या भेदभाव करता है, तो राष्ट्रपति की जैसे साइन होंगे वो उस दिन से उस पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो कार्यपालिका का नियंत्रण भी इसके ऊपर होता है और महाभियोग प्रक्रिया उनके खिलाफ भी अपनाई जा सकती है। वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं ये संसद निर्धारित करती है कि एक जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना भत्ता मिलना चाहिए, सारी चीजें निर्धारित करती है संसद। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन, एक तो होती है न्यायाधीशों के लिए पेंशन, आजीवन पेंशन, और एक होती है सेवानिवृत्ति, यानी नौकरी छोड़ने के बाद में उसको जो पेंशन मिलती है ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी इसके द्वारा की गई है। वेतन और भत्ते समय समय पर क्या होते रहेंगे, संशोधित होते रहेंगे, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ये वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल मिलते हैं, महंगाई बढ़ता रही है, चीजें बिल्कुल हर चीज में वृद्धि होती है। इसमें बोलते हैं ना वेतन भत्ते, भत्ते तो हर जगह क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे बढ़कर मिलते हैं वो। उन्मुक्तियां, अब ये उन्मुक्तियां एक चीज है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने कोई निर्णय दे दिया तो उस निर्णय की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, कोई उसकी बुराई नहीं कर सकता, तो हर प्रकार से उसको क्या रखा गया है, आलोचना से मुक्त रखा गया है, कोई भी उसका आलोचना नहीं कर सकता। तो ये उन्मुक्तियां होती है, उन्मुक्तियां यानी किसी भी प्रकार की आलोचना से इनको मुक्त रखा गया है। न्यायालय का मुख्य स्थान, ये आर्टिकल 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ होगा, देश की राजधानी में। अनुच्छेद 130 के अनुसार ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा, और दिल्ली क्या है, हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति, अब कुछ इनके ऊपर प्रतिबंध भी रखे गए हैं, संविधान में निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है, अब इसमें ध्यान रखना, एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक बार न्यायाधीश रह चुका है, वो वे पद से निवृत्ति के बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके बाद भारत में किसी न्यायालय किसी भी अधिकारी से के सामने वकालत नहीं करेगा। एक बार 65 वर्ष की आयु के बाद में अगर वो रिटायर होता है तो 65 वर्ष के बाद में वो किसी भी सरकारी कार्यालय हो चाहे प्राइवेट हो, न तो कहीं वकालत करेगा और नहीं कुछ ऐसा कार्य करेगा, क्योंकि उससे क्या होता है, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरी अदालत में जाकर वकालत करे तो फिर वो क्या होता है, उस पद का अपमान होता है। इसलिए ये हमारे संविधान में वर्णित है कि कोई भी न्यायाधीश किसी अन्य पद पर नहीं बैठेगा। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से पद से गया हुआ व्यक्ति क्या करता है, सांसद बन जाता है। तो ये आज वर्तमान में ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ माना जाएगा इसको। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय थे जो हमारा संविधान हमें दर्शाता है। ये तो हो गया। इसके बाद में अपन बात करें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत है। अब उसके क्या शक्तियां और क्या कार्य उसके पास है। भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया। व्यापक का मतलब बहुत, पूरा प्रदेश। यस बेटा, यस, अभी बढ़ाया गया है बेटा, लेकिन ये भी अपने पास जो रिटर्न में चल रहा है ना, अपन वही मान के चलेंगे। वो अभी ये मान के चलो एक तरह से पेंडिंग ही चल रहा है, वो वेरीफाई नहीं हुआ है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। इन्होंने बढ़ाने को तो 2 लाख ही नहीं, ज्यादा बढ़ा दिए। एक एक सांसद, ये विधायक होता है, उसको पहले 50,000 मिलते थे, सांसद को 90,000 मिलते थे, 90,000 से सीधे 3 लाख पे लग गए। 2.5 लाख रुपए तो सांसद को मिलने लग गए। लेकिन ये जो मामला है सारा का सारा अभी पेंडेंसी में है, इसलिए क्योंकि ये अप्रूव नहीं हुआ है अभी। संसद ने इसको पारित कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है, इसकी वजह से वो अभी अटका हुआ है, तो उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है अभी, इसलिए अपन उस चीज को नहीं बोल सकते। हालांकि बताने को तो 3 साल हो गए। 3 साल पहले सरकार ने कानून बनाया था, उस कानून के तहत ही इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन अभी भी क्या है, वो अपने पास रिटर्न में इसलिए नहीं आता है कि वो चीजें अभी भी पेंडिंग में चल रही है। अभी वर्तमान में तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर कर दिया इसका, 2,80,000 के आसपास बढ़ा दिया इसको। वेतन भत्ते अलग है फिर। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
अब इसमें अपन बात करें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, तो उसमें संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार दिया गया है, जिसका अध्ययन निम्न रूपों में हम कर सकते हैं। तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से जिनकी सुनवाई, नाम से पता चल रहा है ना, एकमेव, ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, तो वो एकमेव क्षेत्राधिकार, यानी किसी और को वो क्षेत्राधिकार प्राप्ति नहीं है। तो ऐसे मुद्दे, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? अब एक चीज बताओ, जैसे अपन बात करें कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में कोई विवाद हो जाए, क्या राजस्थान का हाई कोर्ट जो है या हरियाणा का हाई कोर्ट है वो इसकी सुनवाई कर सकता है? जो राजस्थान वाला करेगा तो वो अपना पक्ष रखेगा, हरियाणा वाला करेगा तो वो अपना पक्ष रखेगा। तो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जब मतभेद हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए उसको कहा गया है एकमेव क्षेत्राधिकार, केवल ये क्षेत्राधिकार उसी को प्राप्त है। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक से अधिक राज्यों के बीच ऐसा कोई विवाद वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सुनवाई संघ का राज्य, यानी भारत का कोई भी राज्य या दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई भी इसके द्वारा ही की जाती है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, संवैधानिक कोई संविधान के कोई विषय को लेकर के दो राज्यों के मध्य कोई मतभेद हो गए तो उन मतभेदों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो इसको तो अपन बोलते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। या फिर अपन इसमें, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, एक चीज और देखो कि यदि अपने पड़ोसी देश है तो पड़ोसी देश से संबंधित सुनवाई भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि हम भारत और पाकिस्तान के मध्य यदि कोई विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई क्या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? वो उसकी सुनवाई होगी बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, क्योंकि भारत अपना पक्ष रखेगा, पाकिस्तान अपना रखेगा, तो दोनों का विवाद का निपटान नहीं होगा, तो उसका पक्ष कहाँ जाके रखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। उसी प्रकार राज्यों की सुनवाई केवल भारत के दिल्ली स्थित न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। ओके बेटा, दूसरा देखो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान प्रदत्तकार तो दिया हुआ, संविधान द्वारा हमें मिली हुई मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। अब हमारे को संविधान क्या करता है? कुछ मौलिक अधिकार और कर्तव्य देता है। अब हमारे मौलिक अधिकारों को यदि हनन होता है, हमारे मौलिक अधिकार जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, यदि आपको कोई घूमने नहीं देता है, मना कर देता है, किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने से कोई रोकता है, तो उसकी सुनवाई आप उच्च न्यायालय में भी कर सकते हो और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हो। अब ये नहीं कि साहब सर्वोच्च न्यायालय में चले गए तो वो ये कहते हैं कि नहीं साहब आप पहले उच्च न्यायालय में जाओ, वो नहीं कहेगा, क्योंकि इसका दोनों ये जो अधिकार है दोनों को दिया हुआ है। यानी इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद है वे चाहे पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हो, चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जा सकती है, उसको उपस्थित होकर बताया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं समवर्ती, यानी दोनों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को समान अधिकार प्राप्त है। किसके संबंध में? मौलिक कर्तव्यों का संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझना। अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसे अपन बात करते थे, अभी बात कर रहे थे कि सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे कौन होता है? उच्च न्यायालय। इसके नीचे जिला अदालत, इसके नीचे तहसील न्यायालय और इसके नीचे ग्राम न्यायालय। अब एक चीज सुनो, किसी व्यक्ति ने अपनी कोई याचिका लगाई कहाँ पे? ग्राम में, और ग्राम में सरपंच या सचिव जो है उनके द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई, तो उसकी अपील वो कहाँ कर सकता है? तहसील में। तहसील में उसने लगाई लेकिन वहां पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, तो उसकी अपील कहाँ कर सकता है? जिला। और जिले से फिर इन्होंने क्या किया, आपको याद हो तो अपने 7 संभाग बनाए हुए, राजस्थान में 7 संभाग है,
33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है। अब 7 संभाग में एक संभागीय आयुक्त बैठता है, संभागीय आयुक्त बैठता है। तो इस जिला में यदि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है किसी केस को लेकर के, तो वो संभाग मुख्यालय, जैसे अभी अपन बात करें जयपुर के अंतर्गत 5 आते हैं। जयपुर में सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और जयपुर। अब ये पांचों जिले जो है, इन पांचों में ये तो है ही, जिला अदालत तो सभी में, लेकिन जिला अदालत में किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती तो वो जयपुर के किसमें, संभागीय आयुक्त के पास, संभागीय कार्यालय में आकर के उसकी शिकायत या उसकी अपील कर सकता है। तो ये जिला अदालत कहाँ पहुंचेगी, संभागीय कार्यालय में। फिर संभागीय कार्यालय में उसको संतुष्टि नहीं मिलती तो उसकी अपील कहाँ कर सकता है, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी किस केस को लेकर के कहां पर अपील करने का क्षेत्राधिकार है। तो ये प्रारंभ, अब इसमें आप यहाँ कोई ग्राम पंचायत का न्यायालय कोई मुद्दा है तो आप वो कहो कि नहीं साहब मैं तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा, तो नहीं जा सकता वो। उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आप सीधे उच्च न्यायालय में भी नहीं जा सकते, पहले तहसील और जिला अदालत यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद में आप यानी श्रृंखला के बद्ध रूप में ही आप ऊपर आ सकते हो। ये नहीं कि साहब सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर दे। अपीलीय न्यायालय में श्रृंखलाबद्ध रूप में इसके अनुसार ही आगे बढ़ना होता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार का, अभी जो अपन बात कर रहे थे वो अपील का भी, प्रारंभिक के साथ साथ अपील का भी अधिकार प्रदान किया है। और ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। कौन सा, वही चीजें, इसके बाद में कोई अपील का कोई रास्ता है क्या, हम पहले बात कर चुके कि इसके द्वारा दिए हुए निर्णय जो है उसकी कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, इसको आलोचना से मुक्त रखा गया है। कोई आलोचना नहीं कर सकता, इसको आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। तो ये अंतिम न्यायालय होता है। हर केस का अंतिम न्यायालय यही होता है, अंतिम फैसला जो यहाँ से सुनाया जाता है वही मान्य होता है। तो इसलिए इस भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी इसको कहा जाता है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय, यस बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। नहीं बेटा, तहसील से वो कहाँ पहुंचेगा, जिले में, जिले से कहाँ वो पहुंचेगा, संभागीय आयुक्त के पास, संभागीय आयुक्त से कहाँ पहुंचेगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो ही मान्य होता है, उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता, उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। चाहे वहां पे उस फैसला गलत लगे, गलत हो सही, उसको सही मानना पड़ेगा बेटा। इसलिए उसको भी अपन ने पढ़ा था ना, उसको आलोचनाओं से मुक्त रखा गया है, उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वही मान्य होगा। वो एक क्या हो गया, कहीं पर भी आप उस फैसले को ले जाते हो तो उसकी सुनवाई, मान लो कई बार क्या होता है, भी आगे आएगा अपने, वो भी इसमें पॉइंट आएगा। जैसे क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसने कोई फैसला दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया और इसी सेम उसी जो फैसला, जिस मुद्दे पर जो फैसला दिया, जिस विषय को लेकर के इसने फैसला दिया, वही मुद्दा किसी ने दोबारा कहाँ रख दिया, जिला अदालत में रख दिया। और जिला अदालत में रखा तो दूसरे व्यक्ति को ये पता लगा, दो व्यक्तियों के मध्य तो होता है विवाद, तो एक व्यक्ति ने ये मुद्दा वापस जिला अदालत में रखा, तो उसने क्या किया, ये दूसरे वाले को जब ये पता लगता है कि साहब इस, तो ये इसकी जो कॉपी है, इसके फैसले की कॉपी को जैसे अदालत में पेश करेगा, जिला अदालत में, तो ये केस यहीं खारिज हो जाएगा, इसकी सुनवाई ये नहीं करेगा, न तो उच्च न्यायालय करेगा और न ये करेगा उसकी सुनवाई। ये कब तक कर सकते हैं, जब तक उसका फैसले का की कॉपी इसके पास नहीं आती है, इनको पता नहीं होता, तब तक उसकी सुनवाई करेंगे। बाद में अगर उनको पता चला कि इसकी सुनवाई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर फैसला दे चुका है, तो उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं होगी। फिर जब ये अंतिम न्यायालय, इसीलिए इसको कहा गया अंतिम, इसके बाद में इसने जो फैसला दिया है चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको आपको सही मानना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार इसको है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में, अब अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा है, 4 वर्गों में। पहला है संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा है विशिष्ट। ये तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। दीवानी क्या होता है, इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत
ये व्यवस्था की गई। अब दीवानी के अंतर्गत आप सीधे नोट कर लेना चाहो तो, इससे पहले अपन देखें संवैधानिक। संविधान से संबंधित कोई विषय हो तो संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान से संबंधित कोई भी बातचीत अगर बीच में आ रही है, तो संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। संविधान से संबंधित किसी प्रश्न को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसकी अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। तो इसलिए उसको संविधान से संबंधित अगर कोई बात हो तो। दूसरा आता है दीवानी। तो दीवानी में क्या होता है? पैसों के लेन देन को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर। इसके बाद में अगला है फौजदारी। इन दोनों को ध्यान से समझ लेना, अपने यही ज्यादा चलते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो लड़ाई झगड़े, मारपीट, इससे संबंधित जो केस होंगे उसको क्या बोलेंगे? फौजदारी। पैसे के लेन देन से संबंधित कोई घपला होता है उसको दीवानी के अंतर्गत। और संवैधानिक में संविधान के मुद्दे और विशिष्ट में कुछ विशेष मुद्दों को शामिल किया जाता है। दीवानी इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें विवादग्रस्त राशि कितनी होनी चाहिए? 20,000 से ज्यादा हो। विवादग्रस्त यानी 20,000 से नीचे की राशि के बारे में। आवाज अटक रही है? अभी सही आ रही है बेटा आवाज? अभी आ रही है? हाँ, अब देखो, तो दीवानी के अंतर्गत क्या होगा कि मिनिमम सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए कितना? 20,000 से ऊपर की राशि होनी चाहिए। लेकिन 1973 में इसमें परिवर्तन किया गया और 30वें संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किया गया? अनुच्छेद 133 को संशोधित कर उक्त धनराशि की सीमा हटाते हुए अब ये निश्चित किया गया कि किसी भी दीवानी विवादों की अपील, यानी आपके 5 रुपए का विवाद है उसकी भी अपील भी आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं। जब उच्च न्यायालय से आपको ये फैसले में संतुष्टि नहीं मिले तो आप चाहे अमाउंट कितना भी हो, लेकिन आप सीधे किस सब उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में आपको आपके खिलाफ फैसला हुआ, या आपको लगता है कि सब मेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। नेक्स्ट है फौजदारी। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय ने अब क्या क्या कर दिया हो? उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे निर्णय, किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? नीचे वाले निर्णय जो था उसको छोड़ करके मृत्युदंड की सजा दे दी हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो, या फिर नीचे वाला जो न्यायालय है उसने क्या कर दिया? उसको सजा से बरी कर दिया हो, मुक्त कर दिया हो। तो उसकी सुनवाई भी आप कहाँ कर सकते हो? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। दूसरा है, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। जैसे अपन बात करें कि जिला अदालत में कोई केस चल रहा था, सीधे उसने क्या किया? जिला अदालत से उच्च न्यायालय ने वो केस अपने पास लिया और लेकर के सीधा उसको मृत्युदंड दे दिया। तो इसकी अपील आप कहाँ कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। या फिर जिला अदालत में कोई केस चल रहा है और इस यहाँ पर जो केस था उसकी अपील कहाँ की गई? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में यहाँ पर फैसला अलग था और यहाँ पर फैसला उसने अलग दे दिया, तो इसकी अपील भी आप कहाँ कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तभी किसी केस को सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाया जा सकता है। तो ये तीन तो ये हो गए। चौथा है विशिष्ट। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। यानी ऐसे कुछ विशेष मामले जिनके अंतर्गत हालांकि इसके अधीन नहीं होते, लेकिन फिर भी इसको, अभी जैसे अपन बात करें कि इतने दिनों से ये मुद्दा किसानों का मुद्दा था, ये विशिष्ट में आ गया, ये इसका मुद्दा नहीं था सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। यानी सरकार और किसानों के बीच में जब कोई फैसला, कोई वो उसका हल नहीं निकल रहा था, तो इसने क्या किया? स्वयं ने उसको अपने हाथ में लेकर के उसका फैसला करने का प्रयास किया। तो ऐसे कुछ विशिष्ट मामले, जैसे कि अपने किसान, इसका एग्जाम्पल भी है सबसे बड़ा, जैसे कि किसान आंदोलन, तो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अब बिल्कुल आवश्यक इसलिए हो गया कि आज इतने दिन से अपने यहाँ पर रास्ते बंद है, हमारे जो सामान का आदान प्रदान है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, सारी चीजें बंद है। तो इससे लगातार पर डे देश को नुकसान हो रहा है। अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय
को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय जो होता है उसके फैसले यहाँ पर नहीं होते हैं, तो सैनिक न्यायालय को छोड़कर वो भारत के किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर देता है। उसमें कुछ विशिष्ट न्यायालय जो होते हैं जिसमें सैनिक न्यायालय को छोड़कर ऐसा कोई भी केस हो जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, तो उसकी अपील वहां पर की जा सकती है। तो ये कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं जिसमें आवश्यकता लगे। फिर है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान का जो आर्टिकल 136 उसके अनुसार ही बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी ये अधिकार प्राप्त है। स्वयं का मतलब किसी अपने से निम्नस्थ अदालत से वो किसी केस को अपने पास ले सकता है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार है। तो इसने कहा अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को ये स्वयं भी अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय जानते हैं ना अपन, आर्मी वाले जो सेना है उस सेना के न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उनकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध तो उनकी इस शक्ति पर कोई भी संवैधानिक प्रतिबंध, संविधान कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी अपील दे सकता है, अपील के लिए आज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श, अब संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ, विधि का अर्थ होता है कानून, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य का प्रश्न पैदा हुआ है तो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व का होता है जो जनता के हित की बात, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श। तो इसलिए परामर्श संबंधी अधिकार भी इनको है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के स्व विवेक पर निर्भर करता है। वो परामर्श ले सकता है लेकिन उस परामर्श को माने नहीं माने वो उसके ऊपर निर्भर है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभी अपन जो बात कर रहे थे ये होता है अभिलेख। अभिलेख का अर्थ होता है साक्ष्य, सबूत। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई एक बार फैसला दे दिया तो वो अभिलेख बन गया, उसको आप सबूत के तौर पर कहीं भी प्रस्तुत करोगे तो वो केस वही खारिज हो जाएगा। तो आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को ये अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान है। अभिलेख न्यायालय दो आशय, पहला, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह क्या होंगे? साक्ष्य यानी सबूतों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। किसी मुद्दे को लेकर अगर कोई विवाद वापिस होता है तो इसको आप सबूत के तौर पर वहां पेश कर सकते हो। इन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके ये आलोचनाओं से ये इसको मुक्त रखा गया है। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना, यानी कोई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानता है, उसकी अवमानना करता है तो उसके लिए वो सजा या दंड का अधिकारी होगा, तो किसी भी प्रकार का दंड उसको दिया जा सकता है। अगर वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले की अवहेलना करता है तो उसको दंड का अधिकारी होगा। मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है। अभी अपन बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकारों की सीधी सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा और उत्प्रेरण के लिए इसने कहा है कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक तो है ही, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को लागू करने, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी यानी जो जेल में बंदी है उससे संबंधित कानून, कोई उसके खिलाफ आदेश, कोई आज्ञा, अधिकार, सूचना उत्प्रेषण के लिए क्या कर सकता है? ये लेख जारी कर सकता है। लेख का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय ने ये लेख जारी कर दिया तो उसके खिलाफ कोई कुछ कार्य नहीं कर सकता, यानी उसके पक्ष में या उसके खिलाफ। तो उसने यदि लेख जारी कर दिया तो उसको स्वीकार करना ही पड़ता है सबको। तो ये होता है मौलिक अधिकारों के रक्षक के साथ साथ वो क्या करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कानून भी बना सकता है। संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये संविधान का संरक्षण है हमारे संविधान के अनुसार। इसमें आर्टिकल 131 और 132 दो इंपॉर्टेंट है कि संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ये, अभी अपन आज ही बात करें, जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून लगता है कि साहब वो जनहित का कानून नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो सरकार के बनाए हुए कानूनों पर रोक लगा सकता है। तो यही चीजें यहाँ पर इस न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि हमारे संविधान का संरक्षण भी करे, हमारे संविधान
के नियमों को बचा कर रखे, जिसका अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि कानून जो है जनहित का है कि नहीं है। अभी जैसे इसने क्या किया, आज कृषि कानूनों के ऊपर स्टे लगा दिया कि इसकी जांच की जाएगी, जांच करने के बाद में इनको लागू किया जाएगा। तो कृषि कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति भी इनको प्राप्त है। ये अनुच्छेद 131 और 32 के अनुसार संघीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। उसकी जिस सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून की दोबारा जांच करके उसको सही साबित करना या उसको निरस्त करने का अधिकार इनको मिलता है। इसको अपन बोलते हैं पुनरावलोकन। किसी बने हुए कानून का दोबारा से अवलोकन, अवलोकन का अर्थ क्या होता है? देखना, दोबारा से उसका अवलोकन करना। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं, हमारे संविधान के विरुद्ध चलती है सरकार, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं, विधि का अर्थ होता है कानून, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून निर्माण करते हैं, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? अवैधानिक, यानी उसको अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को दोबारा वैधानिकता की जांच करवा सकता है, या उसको निरस्त कर सकता है, या उसके ऊपर रोक लगा सकता है। ये अधिकार इनको प्राप्त है। तो ये अपने चैप्टर केंद्र सरकार वाला कंप्लीट होता है। इसमें और भी कुछ रह गया हो, इसको पढ़ना है एक बार पूरे को भी। महत्वपूर्ण जो बिंदु दिए हुए हैं इनको पढ़ने, शॉर्ट में दिए हुए सारी चीजें, इसको कंप्लीट पढ़ना। और कोई भी समस्या हो तो आप बोल सकते हो। हाँ बेटा, कल तो जब भी अगली क्लास अपनी जो होगी ना, उसमें इससे संबंधित चैप्टर में किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पहले वो डाउट पूछ सकता है, उसके बाद में अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। पहले आपके इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सवाल हो, जो आपके समझ में नहीं आया हो, कोई भी पॉइंट हो, तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। एक बार और देख लेना अच्छे से इस चैप्टर को, ताकि इसमें कोई अपने पेंडिंग ना रहे। ठीक है बेटा, ओके।